Dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the last topic of third unit of pharmaceutical analysis, that is the diazotization titration. इससे पहले हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत छोटा सा टॉपिक आपका मेंशन किया हुआ है। और ध्यान रखिए, जो टॉपिक छोटे दिखते हैं इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको एज ए शॉर्ट नोट, ठीक है, ये अधिकतर आपका, जहां तक मेरा मानना है, ये आपका 10 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जितना आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है या जितना मैं आपको समझाऊंगा उतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक नेम इज डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन क्या है? अगेन ये भी आपका एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का ही हिस्सा है, यानी कि टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। ये स्पेसिफिक टाइट्रेशन है, ये हर किसी पे लागू नहीं होता। जैसे कि आपका एसिड बेस टाइट्रेशन सभी एसिड बेस पर लागू हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए बना है, ठीक है। तो दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइट्रेशन। यहाँ पर क्या होता है, आपका डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाइएजोटाइजेशन जो रिएक्शन है आपकी, इसकी डिस्कवरी की थी आपके पीटर ग्रीस ने, ठीक है। कब की थी? 1858 में। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। तो रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय पीटर ग्रीस इन 1858। सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी की गई थी तो ये आपका इस टाइट्रेशन के लिए नहीं डिस्कवरी की गई थी। उस समय हम क्या करते थे, इससे हम लोग डाई का फॉर्मेशन करते थे। जैसे कि यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में लिखा है वाटर फास्ट डाइड फैब्रिक्स, ठीक है। तो वहां पर इस रिएक्शन को यूज किया जाता था। तो 1858 में जब इसको डेवलप किया गया, डिस्कवर किया गया, तब इसको फैब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका एडवांटेज, इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता गया और आगे चल के आपका ये डाइएजोटाइजेशन के टाइट्रेशन के रूप में आपको पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट का बनना ही क्या कहलाता है, आपका डाइएजोटाइजेशन, है ना। और जिस टाइट्रेशन में ये बनता है, जिस टाइट्रेशन में डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, उसको हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है आपके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डाइएजोटेशन, ठीक है, डाइएजोनिएशन, डाइएजोटाइजेशन, और यहाँ पर आपका सोडियम नाइट्राइट एज ए टाइट्रेंट यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन या फिर नाइट्राइट टाइट्रेशन भी बोलते हैं। गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा नाइट्रस एसिड, ठीक है, जो कि आपका एक्टिव टाइट्रेंट है। टाइट्रेंट की एक्टिव फॉर्म है जो कि आपके सैंपल के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एज ए टाइट्रेंट यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। ये सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज नाइट्रस एसिड, HONO या HNO2, ठीक है, HNO2, दिस इज द नाइट्रस एसिड। और साथ में आपका बनता है साल्ट, दैट इज द NaCl, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। NaNO2 और HCl आपके आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, HNO2, नाइट्रस एसिड बनाते हैं। अब ये नाइट्रस एसिड आपके डाइएजोटाइज करता है किसको, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को। आपको पता है कि ये आपका सिर्फ यूज होता है किसके लिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए यूज होता है, और भी ड्रग्स के लिए यूज होता है, उसके बारे में एप्लीकेशन में बात करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन आपके सैंपल के रूप में होगा और उसके साथ में आपका नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा। इन दोनों के रिएक्शन से आपका डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आपका लगा है NH2 ग्रुप, दिस इज द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक क्या होते हैं आपके, एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं, अगर मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, सिंपली बता रहा हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले समझिए, जहां भी बेंजीन होगी वो एरोमेटिक होगा। दूसरी बात 4n+2, जिसको हम बोलते हैं हकल रूल्स, जो हकल रूल्स को फॉलो करते हैं वो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा, इनके पास एरोमा होता है, फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड आपके एरोमेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपली इतना समझ लीजिए, इतना बहुत है आपके पास। प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या है, NH2,
NH2 इज ए प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन यानी कि आपकी बेंजीन रिंग के साथ में प्राइमरी अमाइन जुड़ा हुआ है, दिस इज द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। इसके साथ में आपका रिएक्शन करता है HNO2 यानी कि HONO, दिस इज द नाइट्रस एसिड। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा द फॉर्म्ड नाइट्रस एसिड डाइएजोटाइजिस द एरोमेटिक अमाइन ग्रुप। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तब जाकर आपका क्या बनेगा, डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। यहां पर कुछ चीजें समझनी जरूरी है। ये तो आप समझ गए कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन और नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेंगे तो डाइएजोनियम साल्ट बन जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइएजोनियम साल्ट आपका अनस्टेबल साल्ट होता है। अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे जो आपका ये डबल N, दो N ग्रुप है आपके, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के रूप में इवेपोरेट हो जाएंगे और आपका कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसी वजह से हमको इस रिएक्शन को एट द 0 डिग्री सेल्सियस और अप टू 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि लो टेम्परेचर पर हमको उसको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा आपका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ होल दिस टॉपिक। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद HNO2 नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर एंड एट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये सभी क्या हो जाते हैं आपके डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये डाइएजोनियम साल्ट क्या है आपका, यहाँ से आपका H2 रिमूव हो जाता है, ठीक है, और HNO से आपका N यहाँ पर जुड़ जाता है और Cl से आपका Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके आयनिक फॉर्म में आते हैं और आपको पता है कोई भी कंपाउंड आयनिक फॉर्म में स्टेबल तो होगा नहीं, तो इसी वजह से आपका डाइएजोनियम साल्ट भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। गॉट इट। ये तो हमने बात कर ली कि साल्ट आपका बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एंड पॉइंट कैसे पता करते हैं। तो एंड पॉइंट पता करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्टार्च आयोडीन पेपर। अब वो कैसे रिएक्शन करता है देख लेते हैं। आफ्टर द एंड पॉइंट एक्सेस नाइट्रस एसिड, टाइट्रेंट एक्सेस में होता है, सभी में आप लोगों ने देखा है। एक्सेस नाइट्रस एसिड फॉर्म्ड इज सोन बाय इंस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर विद स्टार्च आयोडीन पेपर। जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो HONO या HNO2 आपका एक्सेस अमाउंट में होगा। ये एक्सेस अमाउंट आपका रिएक्शन करेगा स्टार्च आयोडीन पेपर से और ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि आपके एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। कैसे, हम यहाँ पर यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड भी हम सैंपल के साथ में यूज करते हैं, क्यों, ताकि आगे चल के आपकी आयोडीन का फॉर्मेशन हो सके। तो हमने पोटेशियम आयोडीन यूज किया, ये रिएक्शन करता है HCl के साथ में और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड में, और साथ में आपका पोटेशियम क्लोराइड भी निकलता है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिएक्टिंग विद HCl। ये हाइड्रोजन आयोडाइड आपके टाइट्रेंट के साथ में रिएक्शन करता है, और टाइट्रेंट क्या है आपका, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन क्या करते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करके सबसे पहले एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आयोडीन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये आयोडीन आपकी वोलेटाइल है, और यहाँ पे आपका NO का फॉर्मेशन होता है और आपके वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमको मतलब किससे है, आयोडीन से। अब ये आयोडीन आपके स्टार्च के साथ में रिएक्शन करेगी, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपने हजारों बार पढ़ा है कि जब भी आयोडीन स्टार्च रिएक्शन करते हैं तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली आयोडीन आपकी ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जैसे ही स्टार्च के कांटेक्ट में आती है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और यही क्या है आपका एंड पॉइंट है। अब स्टार्च हमको यूज कैसे करना है, हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, स्टार्च म्यूसिलेज का सॉल्यूशन बनाएंगे, उस फिल्टर पेपर को उस स्टार्च म्यूसिलेज के सॉल्यूशन में हम लोग इमर्ज करेंगे, डुबोएंगे, और डुबोने के बाद में जैसे ही हमारा डाइएजोनियम साल्ट बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, आयोडीन की रिएक्शन उसके साथ में कराएंगे, और तब जाकर आपका ब्लू कलर आएगा। कोटेड। तो यहां तक हमने बात की प्रिंसिपल के बारे में। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले आपको नाइट्रस एसिड बनाना है बाय रिएक्टिंग NaNO2 विद HCl। दिस HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड विल रिएक्ट विद प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन and convert it into diazonium salt in the presence of HCl, water and at the temperature of 0 degree Celsius. Got it? And to detect the end point we will use starch iodine paper. ठीक है? And first of all potassium iodide react with HCl and get converted into hydrogen iodide,
This hydrogen iodide will react with nitrous acid, that is the titrant, and it form iodine, free iodine, and this free iodine will react with starch filter paper, and this filter paper turn into blue color. This is the end point of the diazotization titration. Got it? ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टार्च पेपर से ही पता कर सकते हैं, हम स्टार्च पेपर के अलावा पोटेंशियोमीटर से भी पता कर सकते हैं, है ना। 5th यूनिट में आपके पास आएगा, हम डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा भी पता कर सकते हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। गॉट इट? यहाँ पर कुछ नोट्स हैं आपके। इस रिएक्शन में बहुत चीजें ध्यान रखनी जरूरी है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें आपकी। पहली आपकी क्या है कि एंड पॉइंट पर आपके कोनिकल फ्लास्क में या आपके आयोडीन फ्लास्क में एक्सेस अमाउंट में एसिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एसिड ज्यादा मात्रा में होगा एट द एंड पॉइंट, आपने HCl यूज किया है ना, अब ये HCl आपका कन्वर्ट हो जाना चाहिए HONO में, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट HCl नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपका जो स्टार्च आयोडीन पेपर है ये HONO को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका HCl है, वो उसी के साथ में उलझा रहेगा, इसके साथ में रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द एसिडिटी एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे एसिडिटी चेक करना जरूरी है, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ excess acid, in presence of excess acid, starch iodine paper will not detect excess HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड एंड सो विल नॉट इंडिकेट द एंड पॉइंट। तो आपका एंड पॉइंट पता नहीं लगेगा क्योंकि ब्लू कलर ही नहीं आ पाएगा। एंड दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया है। डाईएजोनियम साल्ट इज अनस्टेबल एंड रेडली डिकम्पोज एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपका साल्ट डिकम्पोज हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं एट द 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग आइस बाथ। आइस बाथ का यूज करके हम इस टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं और इसी टेम्परेचर पर आपका डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल एंड सम नोट्स। नाउ मूव ऑन टू द मेथड। मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है 0.1 मोलर। ठीक है, आप इधर का तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, कुछ चीजें आपको समझानी है। मेथड, तो मेथड में आपको पता है नॉर्मली हम टाइट्रेशन पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन, टाइट्रेंट की और सैंपल की। टाइट्रेंट हमारा क्या है, NaNO2। इसका हमको 0.1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सैंपल भी आपका 0.1 मोलर रहेगा। इसका 0.1 मोलर बनाने के लिए सिंपली मैं आपको डाटा बता रहा हूं, याद रखना। 7.5 ग्राम हम क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइट लेंगे। इसको हम डिसॉल्व कर देंगे 800 ml डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर में जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तब हम इसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 1000 ml, यानी कि 200 ml पानी और डाल देंगे तो आपका ये 1000 ml हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 0.1 मोलर NaNO2 बन गया। अब ये बन गया, हमको उसको स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि हमको देखना पड़ेगा क्या एक्चुअल में 0.1 बना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। NaNO2 सॉल्यूशन को यानी कि सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यूज करते हैं सल्फानिलामाइड। ठीक है, सल्फानिलामाइड ये एक ड्रग है आपकी, एक कैटेगरी है आपकी ड्रग की, जिसको हम यूज करते हैं टू स्टैंडर्डाइज NaNO2 सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोनिकल फ्लास्क में जो भी हमको यूज करना है उसको बनाते हैं। इसके लिए हमको 0.5 ग्राम सल्फोनिलामाइड लेना पड़ेगा। उसमें हमको 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और 50 ml वाटर डालना है। ठीक है, अगेन रिपीटिंग 0.5 ग्राम सल्फोनिलामाइड। ठीक है, किसी किसी बुक में 0.3 ग्राम भी लिखा है, तो इट्स डिपेंड। तो 0.5 ग्राम सल्फोनिलामाइड, 20 ml HCl डालेंगे और 50 ml वाटर डालेंगे। तीनों को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, स्टिर करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और उसको हम 15 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल रखेंगे।
है ना, कूल कर देंगे। समझ रहे हो? अब ये आपका कोनिकल फ्लास्क का केस है। ब्यूरेट में क्या रहेगा? टाइट्रेंट। ठीक है, तो ब्यूरेट में आपका क्या रहेगा? NaNO2 रहेगा। तो प्लेस द ब्यूरेट, यहाँ पे ध्यान रखना है NaNO2 इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। अगर ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक रहेगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, NaNO3 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो टिप है ब्यूरेट का जो टिप है उसको हम थोड़ा ही ऊपर रखेंगे सॉल्यूशन से। ऐसा नहीं कि आपने पूरा हवा में लटका रखा है। तो प्लेस द ब्यूरेट टिप जस्ट अबव द सॉल्यूशन टू एलिमिनेट ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। Got it? Stir it gently and maintain temperature at 5 to 15 डिग्री सेल्सियस by using ice bath। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क हमने तैयार कर लिया, ब्यूरेट में हमने सोडियम नाइट्राइट ले लिया, उसका टिप हम सॉल्यूशन से थोड़ा ही ऊपर रखेंगे। ठीक है, और वहां पर क्या करेंगे, हम नीचे आइस बाथ रख के, कोनिकल फ्लास्क के नीचे आइस बाथ लेके हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर 0 to 5 वैसे आपका डिजायर्ड होता है, लेकिन 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये सब आपका हो गया। हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर आपका एंड पॉइंट पता होगा पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ठीक है, इसकी हम सबसे पहले रीडिंग फिक्स कर लेंगे लगभग 50 मिलीवोल्ट पे, फिर फर्दर हम उसकी रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऐसे करके आपकी रिएक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन कैसी होगी, सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं। 0.1 मोलर NaNO2 जो कि आपका 1000 ml में बना है, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, इसको ये आपके किसके बराबर है, 0.1 मोलर सल्फानिलामाइड के बराबर है, वो भी आपका 1000 ml में बना हुआ है। ठीक है, सपोज दैट, तो 0.1 मोलर NaNO2 इसका तो हमको पता लग गया कि 7.5 ग्राम है, लेकिन 0.1 मोलर सल्फोनिलामाइड में सल्फोनिलामाइड कितना है, तो वो आपका है, चूंकि इसका मोलिकुलर वेट होता है आपका 172.2 ग्राम पर मोल, और ये मोलिकुलर वेट आपका 1 मोलर के लिए होगा, और 0.1 मोलर के लिए कितना होगा, ये दशमलव आपकी यहां पर आ जाएगी, तो 17.22 ग्राम प्रेजेंट इन द 0.1 मोलर सल्फोनिलामाइड इन 1000 ml। ठीक है, ये आपका 1000 ml में है, लेकिन 1 ml में कितना है। ठीक है, 1 ml में कितना है, तो हम इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो आपका इक्विवेलेंट फैक्टर आएगा 0.01722 ग्राम। दिस इज द इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ दिस सल्फोनामाइड। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे पता करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोडियम नाइट्राइट। देखो वॉल्यूम यहाँ पर एक तो आपकी प्रैक्टिकल रीडिंग होगी, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे और आपका एंड पॉइंट आपका आएगा, उसकी हम ब्यूरेट रीडिंग करेंगे। एक यहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल रीडिंग होती है, यानी कि आइडियल कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि इतना होना चाहिए। तो आइडियल कंडीशन में जो सोडियम नाइट्राइट की वॉल्यूम होगी वो आपकी होगी अमाउंट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सैंपल। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट मतलब इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ द सैंपल, और अमाउंट कितना है आपका 0.5 ग्राम है। इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट फैक्टर से 0.01722, तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी 29.04 ml। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्यूम है सोडियम नाइट्राइट की एट आइडियल कंडीशन। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ब्यूरेट रीडिंग नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं सोडियम नाइट्राइट की, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.1 मोलर एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी जो हमने मानी थी इनटू थ्योरेटिकल वॉल्यूम दैट इज द 29.04 जो हमने कैलकुलेट की है, एंड डिवाइडेड बाय द ब्यूरेट रीडिंग। टाइट्रेशन के बाद में आपकी जो ब्यूरेट रीडिंग आएगी जहां पर आपका एंड पॉइंट आया है, ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर ब्यूरेट रीडिंग, वही आपकी क्या होगी, मोलैरिटी, स्टैंडर्डाइज्ड मोलैरिटी ऑफ द सोडियम नाइट्राइट। गॉट इट। तो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। अब हम बात करते हैं मेन टाइट्रेशन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेन टाइट्रेशन में आपका सैंपल क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, है ना, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, ये आपका रिएक्शन करता है HONO के साथ में, तब जाके आपका डाई एजोनियम साल्ट बनता है। ये हमने देखा पूरे प्रिंसिपल में। ठीक है, दोनों रिएक्शन करते हैं। अब ये कैसे बनता है, NaNO2 और HCl के साथ जब रिएक्शन होती है दोनों के आपस में, तब आपका ये बनता है, तब जाकर आपका डाइजोनियम साल्ट फाइनली बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ब्यूरेट में अपना सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं,
जो कि क्या है आपका स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज मतलब जो यहाँ पे आया है, कुछ भी नॉर्मेलिटी आएगी उसी को हम यहाँ पे सपोज करेंगे, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, सैंपल। सैंपल क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। HCl लेते हैं जैसे हमने ऊपर लिया था, और पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, जो कि आपको पता है आगे चल के आपको आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कोनिकल फ्लास्क आपका कहाँ पर होगा, अबाउट द आइस बाथ। ये रेड कलर में आपका क्या है, आइस बाथ है। इसके ऊपर आपका कोनिकल फ्लास्क होगा टू मेंटेन द टेम्परेचर बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, आयोडीन बनेगी, स्टार्च के साथ में रिएक्शन करेगी, एंड पॉइंट आएगा, ठीक है। उसकी हम क्या कर सकते हैं, ब्यूरेट रीडिंग ले लेंगे एंड पॉइंट आने पर, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी नॉर्मलिटी निकालिए या परसेंटेज प्योरिटी निकालिए। ऐसे कर रहे हैं तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लीजिए, सब आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा एंड कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, स्टार्च आयोडीन पेपर आपको डिप करते रहना है। ऐसा नहीं कि इसी के अंदर आप स्टार्च का सॉल्यूशन डाल दोगे, ठीक है। आपको फिल्टर पेपर डिप करके स्टार्च का पेपर बनाना है और उसको आप लोग डिप करते रहिए। जैसे ही फिल्टर पेपर आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कैन इंडिकेट एंड पॉइंट, दैट्स इट। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वैसे तो आपका ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के एस्से में यूज होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहला यूज है यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर फास्ट डाई फैब्रिक्स, ठीक है। फैब्रिक्स होते हैं आपके जो कि वाटर फास्ट डाई से बनाए जाते हैं, उन पे कलर किया जाता है, उनको प्रोड्यूस करने में यूज होता है। दूसरा, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एराइल हैलाइड्स, एराइल साइनाइड एंड एराइल हाइड्रोजन। तो पहला यूज क्या था, वाटर फास्ट डाइड फैब्रिक्स बनाने में। दूसरा, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एराइल हैलाइड्स, एराइल साइनाइड्स एंड एराइल हाइड्रोजन। तीसरा यूज क्या है आपका यहाँ पे, एस्से। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ सल्फर ड्रग्स आपकी होती हैं, उनके एस्से में यूज होता है। आगे चल के आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो हजारों सल्फर ड्रग्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपका डेप्सोन है जो कि एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, ठीक है। आपका सिल्वर सल्फाडाइजिन है, ठीक है। आपका सल्फामिथोक्साजोल है, बहुत सारे सल्फर ड्रग्स हैं आपकी, उन सब के एस्से में यूज किया जाता है। दूसरा, सल्फर ड्रग्स के अलावा आपका ये कुछ आपके ड्रग्स हैं जैसे कि बेंजोकेन, प्रोकेन, प्रोकेनामाइड एंड प्राइमाक्यूइन सल्फेट, इन सब के एस्से में भी ये यूज किया जाता है। तो अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कम से कम 10 नंबर में, और 10 नंबर में लिखना क्या है आपको, 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, मेथड यानी कि मेथोडोलॉजी और एप्लीकेशन। दिस इज मस्ट फॉर 10 नंबर्स, ठीक है। अगर वो सेपरेटली आपसे प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल लिख दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन पूछता है तो एप्लीकेशन लिख दीजिए। सो गाइस, दिस ऑल अबाउट द डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट अगेन if you didn't take, okay. So again, if you feel any problem in this topic, please mention in the comment box. I will try to solve it. And thank you for listening. Thank you so much.